अध्यक्ष जी, इससे पहले कि मैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में ये वक्तव्य पढ़ूं, आदरणीय खड़गे जी ने जो आपत्तियां उठाई हैं मैं उनका उत्तर देना चाहूंगी। सबसे पहले तो खड़गे जी मैं आपको ये बता दूं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये जो हुआ ये छठा था। इससे पहले 5 शिखर सम्मेलन हो चुके और 5 शिखर सम्मेलनों में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गए। जो आपने कहा कि वो मुझे साथ ले जा सकते थे, आपकी ध्वनि ये थी कि शायद वो किसी कारण से मुझे साथ नहीं ले गए। मैं आपको बता दूं 5 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी कभी भी अपने विदेश मंत्री को साथ लेकर नहीं गए। और आगे एक और बता दूं, एक शिखर सम्मेलन दिल्ली में ही हुआ, उस दिल्ली वाले सम्मेलन में भी विदेश मंत्री उनके साथ नहीं गए। इसलिए जो एक नकारात्मक ध्वनि इसमें थी कि वो क्यों नहीं साथ ले गए, मैं आपको बता दूं कि भारत में कभी प्रधानमंत्री विदेश मंत्री को साथ लेकर ब्रिक्स समिट में नहीं जाते, लेकिन इस बार अगर संसद का सत्र नहीं होता तो मैं साथ जाती। लेकिन चूंकि संसद का सत्र चल रहा था इसलिए हम दोनों बाहर चले जाएं, ये अच्छा नहीं होता, उचित नहीं होता, इसलिए प्रधानमंत्री स्वयं गए। दूसरी बात, आपने कहा कि प्रधानमंत्री अपने मुख से बोलते और ये वक्तव्य देते। 5 बार में से 1 बार भी डॉक्टर मनमोहन सिंह सदन में इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद नहीं बोले। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं 2013 में शिखर सम्मेलन हुआ, 2012 में शिखर सम्मेलन हुआ, केवल एक बार 2010 में एक बार 2010 में वो भी विदेश मंत्री बोले। और क्यों बोले? क्योंकि ब्रिक्स के साथ ही इब्सा की भी मीटिंग थी और न्यूक्लियर सिक्योरिटी की ट्रीटी भी थी। इन तीनों चीजों को मिलाकर विदेश मंत्री भी केवल 1 बार बोले। कभी विदेश मंत्री ने इस शिखर सम्मेलन के बारे में कोई वक्तव्य सदन में नहीं दिया, कभी प्रधानमंत्री ने कोई वक्तव्य नहीं दिया। हम लोगों ने यह तय किया क्योंकि प्रधानमंत्री गए। आप जो कह रहे हैं कि वाणी से 1 बार तो बोलते, राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद क्या सुंदर भाषण प्रधानमंत्री ने यहाँ किया था, आपने सुना नहीं? और आप चेहरा ना देखने पर उदास हो रहे थे, आज तो वो उदासी भी दूर कर दी, प्रधानमंत्री आकर के प्रश्नकाल में बैठे थे। तो प्रधानमंत्री ने दर्शन भी दे दिए, आपका वो विरह वेदना भी दूर हो गई। और जो आप उनके मुख से भाषण की बात कर रहे हो, वो इस सदन में आकर के उन्होंने भाषण भी कर दिया था, बहुत बड़ा और बढ़िया भाषण, विस्तृत भाषण किया था। तो इसलिए मैं ये कह रही हूं कि सदन में ये परंपरा नहीं रही कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद कोई बयान दिया जाए, मगर मैं दे रही हूं। अध्यक्ष जी, थैंक यू। क्योंकि हर चीज हमने वो नहीं किया, ये नहीं किया बोलते, ये सारी चीजें जो हम कर रहे थे वो आप कर रहे हैं, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं है। दूसरे एक मिनट, वो कैपेबल है, सी विल स्पीक एंड आई नो सी विल कन्विंस। मुझे मालूम है हमेशा वो कन्विंस करने में माहिर है, वो एक्सपर्ट्स है और हम जानते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, जब आपको भी मालूम है, जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे क्वेश्चन आवर में भी बैठते थे, लेकिन ये नहीं कि आए दर्शन दे, क्या भगवान है वो? चलिए प्लीज, कोई कमेंट नहीं सुषमा जी। अध्यक्ष जी मैं कन्विंस प्लीज किया तो आप भी गलती करेंगे। हम नहीं कर रहे ना गलती, हम दे रहे हैं। ये क्या बात है? मैं ये कह, ऐसा है मुलायम जी, प्लीज। मुलायम भाई, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ वो परंपरा की बात कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ ये सदन की परंपरा नहीं थी, हम नई परंपरा डाल रहे हैं कि मैं बोल रही हूँ, वो परंपरा की बात कर रहे हैं। प्लीज। आपने जो कहा कि कन्विंस कर देती हैं, कन्विंस तथ्यों के आधार पे करती हूँ, ऐसे ही थोड़ी करती हूँ, अनर्गल बात करके थोड़ी कन्विंस करती हूँ। मैंने तथ्य आपके सामने रखे कि कभी ये परंपरा नहीं रही, लेकिन हम नई परंपरा डाल रहे हैं और मैं ये वक्तव्य पढ़ रही हूँ। अध्यक्ष जी, मैं दिनांक 15 से 16 जुलाई 2014 तक आयोजित किए गए 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हेतु
माननीय प्रधानमंत्री जी की ब्राजील यात्रा के बारे में इस सम्मानीय सदन को सूचित करना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, मैं प्रारंभ में ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ और ब्राजील के लोगों को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने एक भव्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और गर्मजोशी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी। ये विशेष रूप से प्रशंसनीय है कि ब्राजील ने फीफा विश्व कप की मेजबानी के विशाल दायित्व को पूरा करने के तत्काल बाद इस शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। दक्षिण अमेरिका के 11 नेताओं के साथ भी राष्ट्रपति रूसेफ ने ब्रिक्स नेताओं की बैठक करवाई। अध्यक्ष जी, ब्रिक्स के छोटे से इतिहास में ये छठा शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई, जो शंघाई में अवस्थित होगा, उस पर करार हुआ और आकस्मिक तारक्षित व्यवस्था, जिसे अंग्रेजी में कॉन्टिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट कहते हैं, पर करार हुआ। ये करार का होना ब्रिक्स देशों और विकासशील विश्व के लिए विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अध्यक्ष जी, इस बैंक के लिए की गई पहल, जिसकी घोषणा नई दिल्ली में मार्च 2012 में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में की गई थी, एक अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक हेतु भारत की अभिकल्पना को परिलक्षित करती है। इस बैंक का नाम है द न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका प्रस्ताव हमने ही किया था। जैसा कि नाम से विदित है, ये बैंक समावेशी विकास, चिरस्थायी प्रगति एवं आर्थिक स्थायित्व के लिए नए प्रतिमान स्थापित करेगा, जो विकासशील देशों के अनुभव और चुनौतियों पर आधारित होंगे। 5 वर्षों के लिए इसकी पहली अध्यक्षता हमारे पास होगी, इसलिए इससे हमें इस बैंक को एक स्वरूप प्रदान करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर भी प्राप्त होगा। हमें इस बात के लिए भी खुशी है कि समूह ने सभी ब्रिक्स सदस्यों के लिए समान हिस्सेदार संबंधी भारत की जनतांत्रिक अभिकल्पना को स्वीकार कर दिया है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक सदस्य देशों के लिए न केवल विकास हेतु वित्त पोषण का एक अतिरिक्त दीर्घकालिक स्रोत की पेशकश करेगा, अपितु ये विकासशील जगत में एक उम्मीद एवं उत्साह का संचार भी करेगा। ब्राजीलिया में दक्षिण अमेरिकी नेताओं द्वारा इस पहल को सर्वसम्मति और उत्साहजनक तरीके से समर्थन प्रदान किए जाने से ये बात स्पष्ट हो गई है। अध्यक्ष जी, आकस्मिक तारक्षित व्यवस्था, जिसको मैंने कहा अंग्रेजी में कॉन्टिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट कहते हैं, उस व्यवस्था से रुपए पर अचानक पड़ने वाले बाहरी दबाव से उबरने में अतिरिक्त साधन के रूप में मदद मिलेगी और ये विशेष रूप से ऐसे समय में मददगार साबित होगा जब अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाजार में उतार चढ़ाव का निरंतर जोखिम बना रहता है। अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के तहत एक मुक्त, कारगर और नियम आधारित वैश्विक कारोबार व्यवस्था का पूर्ण समर्थन करता है। हालांकि हमें यह भी अपेक्षा है कि यह विकासशील देशों तथा गरीबों की विशेष जरूरतों, विशेषकर खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगा, जिस पर हम अडिग हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2014 के उपरांत विकास एजेंडे में गरीबी समाप्त करने पर अवश्य ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने वैश्विक अभिशासन संस्थाओं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी शामिल है, में सुधारों की अति आवश्यकता और महत्व पर भी बल दिया। माननीय प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन शिक्षा, किफायती स्वास्थ्य देखभाल मंच, एक वर्चुअल ब्रिक्स विश्वविद्यालय, लघु एवं मध्यम उद्यम, पर्यटन, एक दूसरे के देश में युवाओं के आने जाने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अंतर ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने के लिए कई नए प्रस्ताव भी किए। अध्यक्ष जी, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो न केवल हमारी प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं, अपितु ये ब्रिक्स देशों के साथ साथ विकासशील देशों में भी व्यापक रूप से हमारे लिए अवसरों में वृद्धि करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया, जिस पर ब्रिक्स देशों के मध्य व्यापक सहमति है। उन्होंने विशेष रूप से आतंकवाद से निपटने में सशक्त अंतर्राष्ट्रीय एकता और भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में व्याप्त मौजूदा अशांति समाप्त की जा सके। हमने सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्य ढांचे
जिनमें संगत संयुक्त राष्ट्र संकल्प, मैड्रिड सिद्धांत तथा अरब शांति पहल शामिल है, के आधार पर अरब इजराइल संघर्ष का एक व्यापक, उचित और दीर्घकालिक समाधान ढूंढने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता की पुनः अभिपुष्टि की। हमारा मानना है कि इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का समाधान मध्य पूर्व में एक चिरस्थायी समाधान के लिए एक मूलभूत घटक है और अध्यक्ष जी, इस संबंध में फोर्टालिज़ा में जारी किए गए एक संयुक्त वक्तव्य का पूरा मसौदा पहले ही सार्वजनिक कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदया, छठे शिखर सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक विकास और स्थिरता, संसाधन की कमी वाले देशों में आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त साधन के रूप में ब्रिक्स की प्रासंगिकता और भूमिका को रेखांकित किया गया। विश्व में व्याप्त राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक मंदी और सामान्य तौर पर व्याप्त अनिश्चितता के कारण ब्रिक्स पर और बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को सुदृढ़ करे। अध्यक्ष जी, जैसा कि छठे शिखर सम्मेलन के परिणाम दर्शाते हैं, ब्रिक्स देशों के पास ये क्षमता है कि वे तत्काल बड़े निर्णय ले सकें, जिससे हमें भविष्य में अपने लिए और बड़े लक्ष्य तय करने में प्रोत्साहन मिलेगा। अध्यक्ष महोदया, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए दक्षिण अमेरिका के 11 नेताओं से एक साथ मिलने का अवसर एक दुर्लभ अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के प्रति उनके द्वारा दिखाए गए सौहार्द, स्नेह तथा प्रशंसा से अभिभूत हो गए। हमारी आकांक्षाएं साझा हैं और हमारे समक्ष चुनौतियां भी साझी हैं। दक्षिण अमेरिका ने हाल के समय में प्रशंसनीय प्रगति की है। हम इस महादेश को भारत के लिए विशाल संभावनाओं से भरा हुआ मानते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण धुरी के रूप में देखते हैं। परस्पर सुदृढ़ संपर्क से हम अत्यधिक लाभान्वित हो सकते हैं। हम दक्षिण अमेरिका के साथ हमारे विनियोजन को गहरा तथा विस्तारित करने की इच्छा रखते हैं। दक्षिण अमेरिका को पहले उतना महत्व नहीं मिला जिसका वो हकदार है। अध्यक्ष महोदया, इस यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली बार भारत के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भागीदार देशों के नेताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलने का और सरकार के दृष्टिकोण तथा हमारे विनियोजन की प्राथमिकताओं की रूपरेखा को प्रस्तुत करने का भी अवसर मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सूचित किया कि भारत और चीन के पास न केवल एक दूसरे के विकास को कार्यान्वित करने के, बल्कि एशिया तथा विश्व में शांति, स्थिरता और प्रगति में योगदान देने के लिए भी मिलकर काम करने के अपार अवसर हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच लोगों के और अधिक आपसी संपर्क से हमारे संबंधों को अत्यधिक मजबूती मिल सकती है। उन्होंने आपसी संबंधों को पूरी क्षमता से मूर्त रूप देने के लिए परस्पर विश्वास तथा भरोसे को महत्व देने के साथ साथ अपने साझा पड़ोस में तथा सीमा पर शांति तथा अमन चैन बनाए रखने और एक दूसरे के हितों तथा सरोकारों का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आपसी संबंधों की वास्तविक क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए सही माहौल तैयार करने और दोनों देशों के बीच और अधिक संपर्क तथा मेल मिलाप के हमारे विचार से सहमति जताई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वे इस वर्ष के दौरान भारत की प्रस्तावित यात्रा पर आने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को चीन आने का निमंत्रण दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल्दी ही अनुकूल समय में चीन की यात्रा करने का अपना इरादा जताया। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री जी ने भारत के आर्थिक विकास तथा सुरक्षा में रूस की दीर्घकालिक मित्रता तथा भरपूर द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूस के प्रति हार्दिक सराहना व्यक्त की। उन्होंने इस बात की पुनः पुष्टि की कि रूस के साथ संबंधों को उसी प्रकार प्राथमिकता मिलती रहेगी जिस प्रकार हमेशा भारत की विदेश नीति में मिलती रही है। उन्होंने रणनीतिक भागीदारी को और गहरा तथा विस्तृत बनाने के अपने इरादे की पुनः पुष्टि की। राष्ट्रपति पुतिन इस वर्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आएंगे। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हम इस अवसर का उपयोग अपने संबंधों के लिए दूरदृष्टि के साथ रोड मैप तैयार करने हेतु कर पाएंगे। अध्यक्ष जी, इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की सौहार्दपूर्ण और उपयोगी बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने द्विपक्षीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को और गहरा बनाने के लिए मिलकर काम करने का वायदा किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी के वापस लौटने के 100 वर्ष पूरे होने पर
जनवरी 2015 में हमारे प्रस्तावित समारोह का हिस्सा बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित भी किया। अध्यक्ष जी, ब्राजील भारत का एक महत्वपूर्ण वैश्विक भागीदार है। हमें विश्वास है कि ब्राजील के साथ हमारे सहयोग दूरी के कारण नहीं बल्कि हमारी सोच और प्रयास के कारण ही सीमित हैं। माननीय प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति रूसेफ ने इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रूप से और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग की अद्वितीय क्षमता है। हम दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को और गति प्रदान करने की इच्छा रखते हैं। अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तथा भागीदार ब्रिक्स देशों के साथ साथ दक्षिण अमेरिका के साथ उनकी बैठकों के परिणाम से अत्यधिक संतुष्ट हैं। उभरते वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए यह अनिवार्य है कि हम एक शांतिपूर्ण तथा संपन्न विश्व के निर्माण में अपने राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा को आगे बढ़ाने और अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अति सक्रिय होकर विस्तृत संपर्क बनाते रहें। हम पश्चिमी एशिया से लेकर पूर्वी एशिया तक अपने पड़ोस पर विशेष ध्यान देना जारी रखेंगे। अध्यक्ष जी, अपने कार्यकाल की इस छोटी सी अवधि में ही हमारी सरकार ने इस नीति को बहुत ही सक्रिय और निर्णायक तरीके से अपनाया है। धन्यवाद।